DDISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो आपने भी यकीनन सुनी होगी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे पूरी सुनना पड़ती है। और मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और तसल्ली से सुनी और उसके सवाल जवाब को भी सुना, और इसलिए कि गुफ्तगू करना थी, तो बगैर सुनी सुनाई बातों पे हम नहीं ध्यान देते, बल्कि मैंने बनफ़्से नफ़ीस वो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्वेश्चन आंसर सेशन सारे का सारा सुना, रिपीट रिपीट में जाके सुना और बार-बार सुना, ताकि कोई गलत फ़हमी ना रह जाए जो आपसे गुफ्तगू करनी है। देखिए, आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस 100% नंबर 1 ये कि एक अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हरगिज़ नहीं थी, और बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक मुसल्लह अफ़वाज हमारी जो है अफ़वाज पाकिस्तान, जो कि एक कौमी इदारा है, वफ़ाक़ी इदारा है, ये उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके तर्जुमान की। बल्कि ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो एक अपोज़िशन लीडर या एक सियासी जमात के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने जितना भी बयानिया बनाया, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ को फ़ोकस किया, और वो बतौर अपोज़िशन लीडर, और इतनी अच्छी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून के वज़ीर इत्तलाआत भी नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी के वज़ीर इत्तलाआत भी नहीं कर सकते। किसी भी सियासी जमात के वज़ीर इत्तलाआत इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर अपोज़िशन के नहीं कर सकते, जितनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जितना ज़्यादा प्रोपेगेट जो है वो हमारे मोहतरम अहमद शरीफ साहब करते हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही माहौल बनाया जा रहा था कि एक बहुत ही धुआंधार, बल्कि धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और उसके बाद बिल्कुल एक हार्ड स्टेट से पाकिस्तान को शदीद हार्ड स्टेट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये बाकायदा तौर पे बयानियाँ, जैसे बर्बरियत से पहले एक होता है जी कि जनाब बस हट जाएँ, एक नूरी नत्थ आ रहे हैं, या फिर कोई और बहुत बड़े विलन आ रहे हैं और वो बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। इस तरह का माहौल बनाया गया पिछले 2 दिनों से, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हस्बे मामूल, चूँकि पहले ही सरकारी और गैर सरकारी तर्जुमानों ने वाज़ेह कर दिया था कि एक धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो हमें पता चल गया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के खिलाफ होनी है और एक सूबाई हुकूमत के खिलाफ होनी है। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था, और यही हुआ कि आज फिर जनाबे DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने वो साबित किया कि उनके बारे में जो भी अंदाज़ा लगाएँगे, कम से कम पॉलिटिकल नैरेटिव के हवाले से वो गलत नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के लीडर्स की कौमी असम्बली में तकरीरों की, और जो मुख्तलिफ जो हैं रहनुमा, वज़ीर आला, एक सूबाई चीफ एग्ज़ेक्टिव हैं, वो रियासत हैं। आपने रियासत के खिलाफ, पार्लिमान एक रियासत है, पार्लिमान के अंदर जो तकरीरें रहनुमाओं ने की, वो रियासती तकरीरें थी, वो रियासत के नुमाइंदे थे। आप रियासत के नुमाइंदे नहीं, आप फ़ौज के नुमाइंदे हैं। आप हुकूमत के अंदर जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया के अंदर एक वज़ारत है, वज़ारत दिफ़ा, और वज़ारत दिफ़ा के अंदर सेक्रेटरी हैं, आप उनके मातहत हैं, और आप रियासत के नुमाइंदे नहीं हैं। आपने रियासती नुमाइंदों को लाके आपने विलन के तौर पे उनको पेश किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तकरीरें सुनवाई। पिछली दफ़ा आपने हमारी तकरीरें सुनवाई थी, और हमारे वो सोशल मीडिया की चीज़ें दिखा के, हमारी तस्वीरें दिखा के आपने हमारे खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी। इस दफ़ा आपने पीटीआई के लीडर्स को दिखाया, सूबाई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दिखाया। असद कैसर साहब स्पीकर रह चुके हैं, और वो इस वक़्त सीनियर लीडर हैं, और उनकी तकरीर आपने सुनवाई, बहुत सारे लोगों की दिखाई, इकबाल आफरीदी की। तो ये सारी आप करवा के आप एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको तो चाहिए था कि आप सिर्फ़ अपनी बताते कि 1500 थे, तो उन 1500 को अभी तक क्यों नहीं फ़ारिग किया गया, और इस वक़्त पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के मामले में इंडेक्स में सबसे ऊपर चला गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब, आप ये करते हैं। आप ज़रा एहसास नहीं होता आप कि आप अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, और या फिर आप मुस्लिम लीग नवाज़ के तर्जुमान हैं, या किसी सियासी जमात के तर्जुमान हैं।
آپ نے تو یہ سارے کا سارا آج پھر دوبارہ بیڑا غرق کیا ہے یہ ساری گفتگو کر کے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک طرف ابھی یعنی کہ حالت یہ ہے ہماری کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک، اور ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور ہم پہ الزام ہے کہ جناب ہم بیچ بیچ کھیلتے ہیں، اور یہ امریکنز بھی کہتے ہیں، برطانیہ بھی کہتے ہیں، اور وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، اور آپ نے یہ ایک کام کیا۔ اور اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ ہے کہ ایک سکون اور امن ہونا چاہیے۔ اب چائنا مطمئن، ایران مطمئن، جو پڑوسی ملک ہیں وہ مطمئن، سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں وہ مطمئن، اور ہم جو ہیں صرف ہمارا جو ہے افغانستان کے ساتھ پھڈا ہے، ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ خراب ہیں، اور ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی خراب ہیں، ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بھی خراب ہیں، اور ہمارا جو چائنا کے ساتھ بھی اب آئیڈیل ریلیشن نہیں ہے۔ تو ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہمارے 4 ہمسایہ ممالک ہیں، ہم چاروں کے ساتھ پھڈا کر کے بیٹھے ہیں، اور اب ہم قطر سے بھی خوش نہیں ہیں، قطر ہم سے خوش نہیں ہے، ہم یو اے ای سے بھی خوش نہیں ہیں۔ کبھی ہم افغانستان کے جو مذاکرات ہیں، کبھی وہ زمانہ تھا، وہی عمران خان تھے، وہی جس کو آپ نے جس ڈی جی آئی ایس آئی کو سربراہ کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہی سربراہ تھا، اور یہی عمران خان تھا کہ اس ریجن کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کی جو اجلاس ہے وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ رشین انٹیلیجنس چیف آتے ہیں، چائنیز انٹیلیجنس چیف آتے ہیں، ایرانی انٹیلیجنس چیف آتے ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے انٹیلیجنس چیف آتے ہیں، اس کی سربراہی، اس کی میزبانی پاکستان کرتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا تھا، یہ کل کی بات ہے، اور یہ آنن فانن کیا ہوا ہے؟ یہ رجیم چینج آپریشن اور یہ ایکسٹینشن کی ایک لعنت جو ہے، اس نے یہ سارا کچھ کر کے اب کیا ہوا ہے آنن فانن، کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہیں کہ ہم اس کا نام نہیں سننا چاہتے۔ کبھی ہم دوحہ جا کے ان سے مذاکرات کرتے ہیں، کبھی ہم استنبول جا کے مذاکرات کرتے ہیں، اور دوحہ والا بھی اعلامیہ جو ہے وہ پڑھ کے دیکھ لیں، استنبول والا اعلامیہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں۔ یعنی آپ اتنی انڈیپینڈنس نہیں ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ ہی اپنی پالیسی کو کیونکہ کنٹرول کر سکیں، یا اپنی آزادی سے افغانستان کے ساتھ افغانستان کو انگیج کر سکیں، کیونکہ آپ نے لینی ہوتی ہے لائن واشنگٹن سے۔ آپ نے جو واشنگٹن سے لائن آئے گی، پینٹاگون سے لائن آئے گی، آپ نے وہ لینی ہے، اور ادھر سے آپ کی خارجہ پالیسی ایک آپ ادھر تو ہمارے پولیٹیشین تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ان کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، اور سائفر آتا ہے، سائفر ہی غائب ہو جاتا ہے، اور وہ بھی غائب کر دیا جاتا تھا، اور وہ بھی پتہ چلتا تھا۔ جو اسد مجید صاحب ہمارے سفیر ہیں، انہوں نے جب شاہ محمود قریشی صاحب کو بتایا کہ اتنا اہم ڈاکومنٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ہے، تو پتہ کیا کہ جی وہ تو سائفر آیا تھا، اس کو انہوں نے کہا جی دبا کے رکھیں، تو وہ سامنے آیا۔ تو آپ کی خارجہ پالیسی آپ خود بھی نہیں چلا سکتے، آپ بھی پینٹاگون سے ہدایات لیتے ہیں، واشنگٹن سے لیتے ہیں، آپ بھی مغرب کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، جو ریجنل بلاک ہے، ریجنل پلیئرز ہیں، آپ ان سے بھی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انڈیا کی جنگ جیتی چائنا سے مل کے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں مغرب کی طرف، یعنی آپ میں کوئی اسٹیبلٹی آپ کے اندر ہی نہیں ہے، آپ کے تسلسل آپ کے اندر نہیں ہے۔ ایک ہی افغانستان ہے، ہم ایک ہی افغانستان کو پچھلے 45 سال سے اس کو پیٹ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، بار بار بیچتے ہیں۔ یہ صورتحال، یہ سچویشن ہے، اس طرح سے معاملات نہیں چلتے ہوتے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ فوج، عوام، نوجوان ایک ہیں، تو جناب ایک زورین نظامانی کا ایک آرٹیکل، اس نے آپ کی یہ پوری پریس کانفرنس میں بھاری ہے۔ آپ زورین نظامانی کا آرٹیکل پڑھ لیں، اور اس کو ڈیلیٹ کروانے کے بعد اس پہ جس طریقے سے وہ پھیلا ہے اور جس طریقے سے اس کو پذیرائی ملی ہے، آپ وہ پڑھ لیں۔ اصل حقیقت وہ ہے، اپنی آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھول کے زمین پہ آئیں، زمینی حقائق کو جانیں، محسوس کریں، پاکستان کے عوام کی آواز کو محسوس کریں۔ یہ جو آپ ہاری ہوئی جماعتوں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، یہ جو ہارے ہوئے لوگ جن کو عوام پاکستان نے مسترد کر دیا ہے، ان کے آپ ترجمان بنے ہوئے ہیں، ان کی آپ بیساکھیاں بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی ان کو تگڑا کر دیں، جتنا مرضی کھڑا کرتے رہیں،
जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल लगाए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी क्रश नहीं हुई थी। वही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो कौमी सलामती के आपने कहा खिलाफ हैं, उसके खिलाफ कीचड़ उछाला गया, वही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म उन्होंने बनना था, लेकिन वो दहशतगर्दी का शिकार हो गई रावलपिंडी में और वो शहीद कर दी गई। वही नवाज शरीफ साहब जिसको आपने 3 दफ़ा बरतरफ किया और कहा कि ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं, ये बिल्कुल हैं इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, ये इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं। वही नवाज शरीफ साहब, उन्हीं को आपने रेड कार्पेट पे वसूल किया, रिसीव किया और सारे के सारे इदारे अदलिया समेत बायोमेट्रिक्स, नादरा के जनरल साहब, नैब के जनरल साहब, फलां के जनरल साहब, सारे वो हाई कोर्ट और उधर पहुंचे हुए थे रिपोर्ट, उन्हीं को आपने रिसीव किया और वो उनकी आज आपने खुद जाली फॉर्म 47 दे के उनको मुसल्लत किया, क्योंकि चंद साल पहले तक तो वो बिल्कुल थे जी कौमी सलामत के लिए खतरा थे। मुस्लिम लीग नवाज भी और पीपल्स पार्टी भी, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी यही कहा कि ये मगरबी मुल्कों से पैसे लेते हैं, कभी कहा कि लीबिया से पैसे लेते हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब आज भी मौजूद हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब भी मौजूद हैं, सरदार अख्तर मिंगल साहब भी मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी, खान अब्दुल गफ़ार खान, सरहदी गांधी कहा गया उनको, और उसके बाद उन पे पाबंदियाँ लगा दी गईं, फिर उनके खिलाफ फ़ौजकुशी की गई। वो उनकी चौथी नस्ल आज अमल वली खान की सूरत में मौजूद है। अवामी नेशनल पार्टी आज भी मौजूद है, उनकी 2 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, लेकिन लोगों में मौजूद हैं वो, वही जिनको कौमी सलामती का कहा गया। ये सारे के सारे मामलात आप खुद नाकामियों की दास्तान हैं, आपकी अपनी पॉलिसियाँ नाकामियों की दास्तान हैं, भरी पड़ी हैं। आप अपने गिरेबानों में झाँकें, आप खुद करें, बजाय इसके कि सज़ाएँ सुनवाने का झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात, कभी अदलिया को कंट्रोल, कभी जजों को कंट्रोल, कभी उनके बेडरूम में कैमरे, कभी इनके, ये सारा हो क्या रहा है? इससे क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? आपने आँखें बंद करनी है तो कर लें। आपने पहले भी, आप आते हैं, एक साहब आते हैं अपना डॉक्ट्राइन लेके आते हैं और इस वक़्त का डॉक्ट्राइन है पावर डॉक्ट्राइन, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल। बैलेट, लोग बैलेट पे यकीन रखते हैं, आप उनको बुलेट से क्रश करते हैं। ये है सूरत-ए-हाल, ये है सिचुएशन। आलमी बिरादरी, आलमी दुनिया, आलमी इदारे, वो आपको इसी तरीके से, इसी नज़र से देखते हैं और आज भी इंसानी हकूक़ की आलमी तंज़ीमें आपके खिलाफ चार्जशीट कर रही हैं। आपने अदलिया को सिर्फ़ ये जाली निज़ाम को काबू करने के लिए आपने अदलिया मस्मार कर दी। आपने अपने इदारों में एक शुराई निज़ाम था, जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर था और उसके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते थे। आपने वो इदारा ही 52 साल वाला ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ से आपको काउंटर नैरेटिव मिलता था, आर्गुमेंट करने पड़ते थे कि भई ये काम हम कर रहे हैं तो इसके माइनस प्लस, इसके खूबियाँ क्या हैं, ख़ामियाँ क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। वो एक फोरम था 52 साल से, जिसमें एयर चीफ होते थे, जिसमें नेवल चीफ होते थे, जिसमें स्ट्रेटेजिक फोर्स के लोग होते थे, जिसमें चेयरमैन उसको हेड करता था, आर्मी चीफ होते थे, ये सारे बैठ के डिस्कशन करते थे और वो आपने इदारा ही ख़त्म कर दिया। आपने कहा कि वन मैन रूल होना चाहिए, कि मैं किसी की बात क्यों सुनूँ, और आपने वो सारा कुछ कर दिया। ये आप कर रहे हैं पिछले 3 सालों में। आपके आपके क्रेडिट पे कोई चीज़ नहीं है, आपके क्रेडिट पे कोई कामयाबी नहीं है। एक इंडिया के साथ हुआ मामला, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई और जब दुश्मन ने देखा तो यही अवाम जिनको, ये वही पंजाब के अवाम थे जिनको मार-मार के बेचारों को रुस्वा किया गया, चादर चार दीवारी को पमाल के, वही अवाम निकले और वो अपनी बंदूकों से, ज़ाती बंदूकों से वो ड्रोन गिरा रहे होते थे, हमारे फौजी भाइयों के साथ मिलके। वही पंजाब के अवाम थे, सरहदों पे वो फौजी भाइयों के साथ बैठ गए टैंकों के पास कि जलाएँ जनाब, हम आपके साथ हैं। हमला करें दुश्मन पे, वही पाकिस्तान के अवाम थे। जैसे ही वो वक़्त गुज़रा, आप फिर आपकी आँखें फिर गईं। आपने एक दिन शुक्रिया अदा किया, उसके बाद आपने, वही इमरान खान था जिसने जेल से पैगाम दिया था और उसने कहा ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जब दुश्मन आ गया है तो हमारे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। आपने शुक्रिया अदा किया, तारड़ साहब ने भी शुक्रिया अदा किया, आपने भी शुक्रिया अदा किया, जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब, हम सबका। और उसके बाद जैसे ही वो वक़्त टला,
آپ نے فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی حاصل کیا، 5 سال کی ایکسٹینشن بھی لی، تاحیات استثناء بھی لیا، سب کچھ لیا، اور اس کے بعد ہم پھر ٹھہرے کافر، اور پھر وہی سیاسی جماعت، وہی سیاسی انتقام۔ یہ ہے آپ کی اوقات کار۔ تو اس لیے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور کسی کو غدار کہنے سے، کسی کو دہشت گرد کہنے سے، یہ تقریریں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ 1001 قسم کی آڈیوز ویڈیوز دکھا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ جو فستائیت ہے وہ گلی گلی محلے محلے میں پہنچ چکی ہے، اور آپ اپنی ناکامیوں کی داستانیں کسی اور کے گلے میں مت ڈالیں۔